अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 14 गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी बुक का चैप्टर नंबर 14। तो इसमें जो पहला टॉपिक हमें नज़र आ रहा है वो है रेस्पिरेशन, और चैप्टर का नाम गैसियस एक्सचेंज है। तो पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उनके लिए वो एनर्जी है। और एनर्जी का जो प्रोसेस है, हम जानते हैं एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में देखते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है बॉडी उससे कन्वर्ट करती है मैकेनिकल प्रोसेसेस के लिए जो इस्तेमाल होने वाली एनर्जी है उसकी फॉर्म में। तो उसके लिए जो करेंसी बॉडी में चलती है वो एटीपी है। तो जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है जिसको रेस्पिरेशन कहा जा रहा है, वो क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन एक गैस है जो हवा में मौजूद है जिसे हमें इन लेना है, और इस रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट गैस भी बनती है, तो उसको भी निकालना होता है। तो इस प्रोसेस का नाम गैसियस एक्सचेंज है। तो रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि बॉडी जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करती है तो उसके नतीजे में एनर्जी का अमाउंट तो हमें अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन साथ साथ एक गैस जो कि बेकार फासिद मादा है उसे निकालने की जरूरत होती है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो उसका एक्सचेंज करना होता है। तो उसके लिए हमें वेंटिलेशन प्रोसेस की तरफ जाना होता है जिसको यहाँ गैसियस एक्सचेंज के नाम से शो किया है। फिर दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं कि पौधों के अंदर ग्लूकोज जो है वो एनिमल की तरह बाहर से नहीं आता है। एनिमल तो बाहर से किसी न किसी जरिए से वो फूड की फॉर्म में ले लेते हैं, और पौधे क्योंकि ग्लूकोज अपना बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए भी दो केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक पानी का मॉलिक्यूल जो जमीन से एब्जॉर्ब होकर आता है, दूसरा हवा से ली जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके नतीजे में ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन गैस एज ए वेस्ट बनती है जिसको बाहर भी निकालना होता है। तो दो गैसेस का तबादला फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए किया जाता है, और दो ही गैसेस का एक्सचेंज जो है वो रेस्पिरेशन के लिए किया जाता है। पहले हम रेस्पिरेशन को फोकस कर रहे हैं, तो बुक में देखें इन्होंने वेंटिलेशन या गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक दिया है, और जो अभी मैंने रेस्पिरेशन की बात की वो यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी। और वो जो गेन एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में आती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ इन्होंने वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि ह्यूमन के वेंटिलेटिंग प्रोसेस की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं जहाँ गैसियस एक्सचेंज होती है वो लंग्स हैं, फेफड़े मौजूद हैं। और जो फेफड़े हैं वो चेस्ट कैविटी में हैं। चेस्ट कैविटी जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया से डिजाइन हुई हुई है, रिब का कैज है जिसके अंदर लंग्स मौजूद हैं, और उन लंग्स के अंदर ये गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर इन्होंने वेंटिलेशन के लिए जिस एरिया की बात की है उसमें हम देखें तो जो नेजल कैविटी है, यानी कि नाक से गैस जब अंदर जाती है तो दो ओपनिंग हमें नजर आती हैं जिसको हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहते हैं। उन एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से गैस जब अंदर की तरफ जाती है तो फेरिंक्स से होती हुई, जहां पर माउथ का एंड बक्कल कैविटी की एंडिंग नजर आती है, वहीं पर हमें नेजल कैविटी भी ओपन होती हुई नजर आती है। मुंह के आखिरी हिस्से में जब मुंह खुला हुआ देखते हैं तो एक मस्कुलर पार्ट लटका हुआ नजर आता है जिसको वुल्वा कहा जाता है। उसके पीछे एक ओपनिंग है जो नाक की एंडिंग है, नाक से जो सुराख दोनों अंदर जा रहे हैं, नेजल कैविटी साइनस से होता हुआ वो हिस्सा ओपन हो रहा है, उसको फेरिंक्स कहा जाता है। यहाँ अगर मैं इसको इसी पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेजल कैविटी, ये अगर हम एक ह्यूमन को लेते हैं इस तरह से तो ये इसका बक्कल कैविटी का पार्ट है, माउथ है, और यहाँ ये जबान जब एंड हो रही होती है तो इसमें ये वो मस्कुलर पार्ट है जो यहाँ से देखने पर हमें नजर आता है।
तो ये जो नेजल कैविटी है, ये वाला हिस्सा है, ये यहाँ ओपन हो रही होती है, तो इसको फेरिंग्स कहा जाता है। ये फिर सांस की नाली यहाँ से कंटिन्यू होती है, जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। तो नेजल कैविटी में ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है, ये साइनस एरिया है, और फिर ये फेरिंग्स है, जहां बक्कल कैविटी भी एंड हो रही है और नेजल कैविटी भी एंड हो रही है। फिर हवा यहां से लैरिंग्स में एंटर होती है। लैरिंग्स एक इस तरह का मस्कुलर पार्ट है, कि उसके अंदर कार्टिलेज रिंग मौजूद हैं, और फिर वो नीचे जाकर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में, और फिर वो लंग्स से कनेक्टेड होता है। तो ये तो है ह्यूमन का एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिया। अब हम आगे चलते हैं कि गैसियस एक्सचेंज जहां होती है, जैसे सपोज ये एंडिंग में ये लास्ट स्पेसेस दिए हुए हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। ये एल्वियोलर डक है, और ये जो एल्वियोलाई हैं इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। और गैसियस एक्सचेंज होने के लिए तीन चीजें जो यहां मेंशन की हुई हैं वो होना जरूरी है। सबसे पहले तो जहां भी गैसियस एक्सचेंज होगा वहां सरफेस का मॉइस्ट होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ड्राई प्लेसेस से गैसेस एक्सचेंज करने में दुश्वारी महसूस करती हैं, क्योंकि ये बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म हो रहा होता है, ऑक्सीजन अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। तो एक तो वो एरिया वेट होगा, मॉइस्ट होगा, तो आसानी से उसमें से गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। तो पहली हेडिंग में देखें इन्होंने मॉइस्ट सरफेस की बात की है। सेकंड, जिस सरफेस से एक्सचेंज होना है, जैसे सपोज ये वाली सरफेस है, इससे ये गैस निकलेगी भी और गैस अंदर भी जाएगी, तो उसका परमिएबल होना जरूरी है। वो जो हम सेमी परमिएबल की बात करते हैं, सेमी हाफ को या पार्शियली परमिएबल भी एक ही उस टर्म में लिया जाता है, उसका मतलब भी हाफ पार्टिकल्स को अलाउ करना होता है। तो ये मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल होना जरूरी है, सेमी परमिएबल भी चल जाता है इसमें मामला। तो इसका गैसियस एक्सचेंज जिस सरफेस से होना है उसका पोरस होने को यहाँ परमिएबल कहा जा रहा है, उसमें सुराख होंगे तो गैसियस एक्सचेंज होगा। थर्ड पे देखें, वो मेम्ब्रेन अगर थिन होगी तो ज्यादा उसके अंदर से गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा, जितना थिक होगा उतना दुश्वारी से गैसेस क्रॉस होंगी। और चौथे नंबर पर लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना बॉडी आसानी से गैसियस एक्सचेंज कर सकेगी। तो यहां देखें फोर्थ नंबर पर लार्ज सरफेस एरिया का जिक्र हो गया, और सरफेस एरिया थिन होगा तो आसानी से उसमें से गैसियस एक्सचेंज हो सकेगा। और ह्यूमन के लंग्स को अगर हम देखें तो उसमें छोटे छोटे से एयर स्पेसेस, एयर चैम्बर्स जो बने हुए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं कि मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले जिसके ऊपर से ब्लड की वेसल्स क्रॉस हो रही हो और उसमें आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके। तो यहाँ पर इन्होंने फोर्थ के बाद जो फिफ्थ नंबर लिया है पॉइंट, वो है सिग्निफिकेंट ब्लड वेसल्स। इतनी ज्यादा ब्लड वेसल्स की कॉन्सेंट्रेशन उस सरफेस एरिया के बैक से हो रही हो, जैसे सपोज यहां मैं ड्रॉ अगर करूं कि ये एक एल्वियोलर डक्ट है, ये एल्वियोलाई है, और इसके ऊपर से ये गुजरती हुई खून की नाली है। आप जानते हैं कि जब ब्लड यहां से एंटर होता है लंग्स की तरफ, एल्वियोलाई की तरफ, तो इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट जो है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक एयर है और उसमें ऑक्सीजन जो है वो 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, या 3 भी सम बुक्स ने लिखा है। तो जब ब्लड यहां से क्रॉस होता है तो ये बॉडी से, टिश्यू से होकर आता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज कर देता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और जब ये व्हीकल खाली हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुके होते हैं, तो ये जाते हुए फिर ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ ज्यादा थी, ये ऑक्सीजन को ट्रैप करके लेकर जाते हैं। तो इसलिए ब्लड वेसल्स की सप्लाई जरूरी होती है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। और सेकंड जो मैंने अभी बताया कि जो परसेंटेज का डिफरेंस है कि ऑक्सीजन अगर यहाँ ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा और एल्वियोलाई में कम है, तो ये डिफ्यूज करेंगी, क्योंकि इनको डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहा जाता है, जो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव हो रहे होते हैं।
तो ये वाला जो पार्ट था मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा। यहां देखें हमने शो किया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस में पहले नंबर पर मॉइस्ट सरफेस मेम्ब्रेन, दूसरे नंबर पर परमिएबल होना उस मेम्ब्रेन का, थर्ड में मेम्ब्रेन का थिन होना, फोर्थ में लार्ज सरफेस एरिया और फिफ्थ में सिग्निफिकेंट ब्लड सप्लाई वेसल्स की, और सिक्स बाय लार्ज डिफ्यूजन ग्रेडियंट। वो जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है कि अगर ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा है तो ही ब्लड में आएगी, अदरवाइज अगर कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो लंग्स में और ब्लड में तो एक्सचेंज नहीं होगा, कम होगी तो और दुश्वारी होगी, तो इसलिए इसका ग्रेडियंट का मेंटेन होना जरूरी है। ये वही डायग्राम है जो ऊपर हमने बनाकर अभी देखी, जिसमें देखें यहाँ जो डिफ्यूजन हो रहा है रेड वाली लाइन का वो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन है, और यहाँ से जो आउट हो रहा है ब्लू वाला ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वही अभी जो हमने डिस्कस किया कि इसमें अगर ग्रेडियंट का डिफरेंस नहीं होगा तो ये आउट नहीं होगा, तो इसलिए ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो ही लंग्स की तरफ जाती है, और लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो ही ब्लड की तरफ आएगी। तो यहाँ भी देखें एल्विलर वेसल्स एल्विलाई की बात हुई है, देन थिन मॉइस्ट वॉल का होना, कैपिलरी का ऊपर से गुजरना, और जो बाहर से आने वाली गैसेस थी उसमें इनहेल और एक्सहेल दोनों प्रोसेस एरो से लिखे हैं। इनहेल का मतलब गैस का इन होना और एक्सहेल का मतलब गैस का बाहर निकलना। अभी जो पीछे हम ऊपर डिस्कस कर आए थे वही यहाँ इन्होंने टॉपिक दिया है, मेन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिन जिन एरियाज से गैसेस निकलती हुई लंग्स तक पहुंचेंगी उन एरियाज को डिफाइन किया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये ऑर्गन है जिसमें नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया 2 में डिवाइड हुआ था ट्रैक्यूल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट और फिर लास्ट में एल्वुलाई। तो यहाँ इन नेम्स को शो किया है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और फिर अदर रेस्पिरेटरी एसेसरी ऑर्गन है जो मैंने अभी नेम ले दिए। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो गया होगा। वापस बैक पे चलकर भी एक दफा दिखा देता हूं आपको। ये देखें वो एरिया जिसमें हम नोज की जब बात कर रहे थे तो ये वाला एक्सटर्नल नॉस्ट्रल पार्ट था, ये इंटरनल नॉस्ट्रल था। फिर ये वाला हिस्सा इसका जो वहां मेंशन तो नहीं है, इसको हम नेम देते हैं साइनस का। साइनस के बाद ये वाला एरिया फेरिंग्स है। ये वाला जो ओपनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैप की ये लैरिंग्स, इस ट्यूब का नाम ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जो डिवाइड हुआ है यहाँ पर ये ब्रोंकाई, और फिर अंदर आकर ये ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होकर फिर एल्वुलाई तक लास्ट में एंड तक आ रहा है। ये ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं जिससे गैस क्रॉस होकर एल्वुलाई तक जाएगी और फिर वहां पर वो गैसियस एक्सचेंज का जो मैकेनिज्म है वो होगा। अच्छा जी, यहाँ पर भी उसी स्ट्रक्चर को ही इन्होंने शो किया है, थोड़ी सी डिटेल मौजूद है, देख लेते हैं। ड्यूरिंग सबसे पहले जो नेजल कैविटी है, नाक के जो दो पोर हमें नजर आते हैं उनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल कहा जाता है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल एक नैरो छोटे से होल्स हैं जो अंदर की तरफ जिस एरिया में खुल रहे हैं उनको इंटरनल नॉस्ट्रल कहा जाता है। और दोनों ओपनिंग जहां नाक के सुराखों की हो रही है, दोनों के दरमियान में जो वॉल मौजूद है जो दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है उसे नेजल सेप्टम कहा जाता है। हम अगर नाक को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये दरमियान वाला जो हिस्सा है जो इन नॉस्ट्रल को इससे सेपरेट कर रहा है, ये नॉस्ट्रल इससे जो सेपरेट हो रहा है ये नेजल सेप्टम के थ्रू हो रहा है। फिर उसके बाद फेरिंग्स मैंने पीछे डायग्राम से क्लियर किया, जब ये ऊपर साइनस से होता हुआ अंदर की तरफ खुलेगा गले के हिस्से में
तो उसको फिर हमने देखा कि ये फेरिंग्स में खुल रहा है, और फेरिंग्स जो है वो ओपनिंग है बक्कल कैविटी की भी और नेजल कैविटी की भी। तो यहां इसने शो किया है कि जो कैविटी इज कॉल्ड द फेरिंग्स, और उसके बाद एक मस्कुलर ट्यूब जिसे सांस की नाली कहा जाता है वो ओपन होगी, वहां से अराउंड 13 सेंटीमीटर के साइज में वो नाली मौजूद है जो ओपन हो रही है। फिर उसके बाद देखें लैरिंग्स शुरू हो जाएगा, नेजोफेरेंजियल एरिया जहां के नाक की ओपनिंग हो रही है जो हमने पीछे डिस्कस किया था, और वहीं बक्कल कैविटी भी खुल रही है। और उसके बाद जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का ब्रॉड एरिया है उसको लैरिंग्स कहा जाता है। लैरिंग्स इसलिए ब्रॉड है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया था, और फिर इसके नीचे ये ट्रैकिया शुरू हो जाता है, इसमें ये सी शेप रिंग भी मौजूद है। तो ये जो लैरिंग्स है इसके अंदर क्योंकि वोकल कॉर्ड मौजूद होती है जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, इसलिए इसको नेचर ने थोड़ा सा ब्रॉड बनाया है, क्योंकि वो वोकल कॉर्ड ही हैं जो वाइब्रेट करती हैं तो साउंड जनरेट होता है। तो इस तरह से ये इसलिए इसको ब्रॉड रखा है। लेकिन इसके ऊपर जो कैप मौजूद है वो जबान की जो टंग की एंडिंग है वो है, क्योंकि जब हम कोई चीज निगलते हैं, स्वेल करते हैं, तो उसमें सांस की नाली का बंद होना जरूरी होता है। तो उसके लिए बॉडी ने, नेचर ने उस बॉडी में ये जो पार्ट रखा है जबान की एंडिंग का, इसको एपीग्लॉटिस कहा जाता है। ये इसको कवर कर देता है ताकि इस पे कोई फूड पार्टिकल या वाटर ना जाए, और लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। तो ये बंद हो जाती है किसी चीज के स्वेल या निगलने में। और फिर उसके बाद हम देखें तो इसके बाद नीचे ये कंटिन्यू ट्यूब है जो अराउंड 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसके अंदर 16 to 20 ये सी शेप रिंग मौजूद है। ये इसलिए मौजूद होते हैं कार्टिलेज से बने हुए कि ये इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहे होते हैं, कि ये बॉडी जो है बंद ना हो जाए। ये कार्टिलेज रिंग प्रोवाइड टू रिजिडिटी एंड प्रिवेंट ट्रैकिया टू कोलैप्स। तो ये इसको बंद होने से, क्योंकि नॉर्मली हम जोर से सांस लें, जैसे जिस तरह से कभी ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ को जोर से अगर खींचा जाता है तो वो बंद हो जाती है। तो इस तरह अगर ये सॉफ्ट होता, कार्टिलेज रिंग नहीं होते, तो जोर से सांस लेने पर ये कोलैप्स कर जाती, चिपक जाती, तो सांस आने जाने में दुश्वारी हो जाती। तो इसलिए नेचर ने इसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए इसके ऊपर ये पार्ट रखा है। फिर आगे देखें, इसी को हमने लिया था कि जब ये ट्रैकिया दो में डिवाइड हो रहा होगा तो इसको ब्रोंकाई कहा जाएगा। ये एक लंग को बना लेते हैं यहाँ पर। ये ब्रोंकाई जो है ये इस तरह के छोटे छोटे फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड हुई हुई है जिनको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और ब्रोंक्यूल्स फिर आगे एल्वुलर डक्ट और फिर इसके साथ एल्वुलाई मौजूद होती है। तो इस तरह से ये एल्वुलाई ये इस तरह से बना होता है। तो देखें ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स है, ये एल्वुलर डक है, और ये फिर एल्वुलाई। फिर इसके नीचे अगर हम आए तो यहां पर ये तो हमने देखा कि जब हम ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और इस तरह से एल्वुलाई तक पहुंचते हैं तो ये लंग्स जो जिस प्लेस के ऊपर मौजूद थे उसको हमने देखा कि ये एक चेस्ट कैविटी है, और इसमें रिब्स भी मौजूद होते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स मौजूद होते हैं, आगे स्टर्नम होती है, और नीचे ये वाला जो मसल्स मौजूद है ये है दरअसल ह्यूमन की विल में। वो जो हम सांस रोक लेते हैं या फौरन से छोड़ देते हैं, सांस लेना शुरू कर देते हैं, वो हम इस डायफ्राम को कंट्रोल करते हैं। लंग्स हमारे विल में नहीं है, लंग्स इनवॉलेंटरली वर्क करते हैं। जो डायफ्राम है ये विल में है, लेकिन ये समटाइम इसको जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि ये इनवॉलेंटरली भी काम करता है। जैसे जब हम सो रहे होते हैं, जब तो सांस प्रॉपरली चल रहा होता है, तो इनवॉलेंटरली भी काम कर रहा है और वॉलेंटरली भी विल में भी है हमारे। तो ये इसकी नेचर है कि ये इस तरह से काम करता है। और इसके इसके साथ अगर हम देखें तो लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन भी मौजूद है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है ये दरअसल लंग्स में जो है वो
लंग्स, क्योंकि जब हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं तो लंग्स मुसलसल स्वेल हो रहे होते हैं, फिल हो रहे होते हैं और फिर खाली हो रहे होते हैं, हवा अंदर आ रही होती है और निकल रही होती है। तो ये चेस्ट कैविटी से टकरा रहे होते हैं, क्योंकि ये जिस पिंजरे के अंदर, पसलियों के जाल के अंदर मौजूद हैं, वहां जब हवा अंदर आती है, सांस इन होता है, इनहेलेशन जिसको कहा जाता है, इनहेल करते हैं जब हम, तो ये हवा भरने पर फूल जाते हैं। तो फूलने पर अंदर की वॉल से टकराते हैं और ये मुसलसल होता रहेगा जब तक सांस लेना है। तो ये पंचर ना हो जाए, नेचर ने इसको सेफ करने के लिए इसके ऊपर ये प्लूरल मेम्ब्रेन रखी है। तो ये जब कैविटी बन जाती है, प्लूरल कैविटी, तो उसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जिसमें लुब्रिकेशन इसको प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड। आगे फिर हमने लंग्स की चीजें डिस्कस कर ली। अगले टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद लंग्स की हेडिंग के साथ कंटिन्यू करेंगे इसको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 गैसियस एक्सचेंज के टॉपिक लंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गैसियस एक्सचेंज के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने 6 चीजों की बात की थी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मॉइस्ट सरफेस मेम्ब्रेन, लार्ज सरफेस एरिया, परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी था, डिफ्यूजन ग्रेडियंट की बात हो रही थी, और उसके ऊपर से ब्लड वेसल्स का सैचुरेटेड फॉर्म में गुजरना, ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज ज्यादा अमाउंट में हो सके। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके जो पैसेज हैं, जिस वे से हवा गुजर कर लंग्स तक पहुंच रही थी, वो हमने डिस्कस किया था, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल नॉस्ट्रल थे, फेरिंग्स था, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलर डक और फिर एल्वुलाई। आज हम देखते हैं कि जो लंग्स ह्यूमन के हैं वो दो लंग्स एक पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, लेकिन दोनों की साइज का डिफरेंस है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये देखें हमारे सामने एक डायग्राम मौजूद है जिसमें दोनों लंग्स के डिफरेंट एरियाज को शो किया गया है। देखें इसमें इन्होंने शो किया है कि जो ह्यूमन का राइट लंग है उसके 3 एरियाज हैं, क्योंकि राइट साइड पर हार्ट मौजूद नहीं होता तो लंग्स अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ मौजूद होता है, 3 एरियाज में डिवाइड हुआ हुआ। ऊपर का देखें ग्रीन एरिया दिया है, इसको सुपीरियर लोब कहा है, फिर ये दरमियान वाला मिडिल लोब है, और फिर ये लास्ट वाला इंफीरियर लोब। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो यहाँ अंदर थोड़ा सा हार्ड इन्विजिनेट हुआ हुआ होता है। मिडिल में तो होता है हार्ड, लेकिन स्लाइटली लेफ्ट साइड पे टिल्ट हुआ हुआ होता है, तो उसकी वजह से इसकी अंदर स्पेस कम होने पर इसको 2 एरियाज में डिवाइड किया है। सुपीरियर लोब है इसका ऊपर वाला, और इंफीरियर लोब है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेपरेट करता है लोब को, उसको यहाँ पर हॉरिजेंटल टिश्यू और यहाँ पर ऑब्लिक फिशर के नाम से इसने लिया है। हॉरिजेंटल फिशर है और ऑब्लिक फिशर है, क्योंकि यहाँ जो लेफ्ट वाली साइड है उसमें एक ही फिशर बना है, 2 ही एरियाज हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर, जबकि राइट वाली साइड पे 3 एरियाज हैं, तो 2 फिशर बनेंगे जो उन चैम्बर्स को अलहदा कर रहे होंगे। आगे देखें इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मेजर फंक्शंस हैं उसको लिया है, और उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यू, पहला वर्क हो गया। सेकंड, जब हम रेस्पिरेशन में बनने वाली गैस के निकलने की बात करते हैं तो वो भी लंग्स के थ्रू ही निकलती है, तो यहाँ सेकंड हेडिंग हो जाएगी विड्रॉल। रिमूवल ऑफ बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू ही होता है, जिसको हम गैसियस एक्सचेंज में यहाँ पर ले रहे होते हैं। थर्ड पे इसने लिया है द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी इज रेगुलेट थ्रू रेस्पिरेटरी सरफेस, वो भी लंग्स ही हैं, तो वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको प्रोवाइड करता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन में आएगा।
थर्ड ये ह्यूमिडिफायर है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म एज अ ह्यूमिडिफायर. इट हैज द कैपेबिलिटी टू ह्यूमिडिफाई एंड कीप द एयर वार्म विद इनहेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जब हम अंदर की तरफ हवा को लेते हैं तो एनवायरनमेंट में तो हवा की कॉम्पोजिशन वेरी कर रही होती है, कहीं मॉइस्चर कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, कहीं ज्यादा होती है. तो उसको बैलेंस करके रखने में ये सिस्टम अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि जब ये नेजल पैसेज से गुजरता है तो उसकी वॉल के अंदर सीलिएटेड सेल्स के साथ साथ गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे होते हैं. और उसके अलावा जो अंदर से रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जानते हैं कि जब बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक करती है, मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन के साथ तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. तो ये जो एक्सेस वाटर है ये भी बॉडी निकालती है वेपर्स की फॉर्म के अंदर, तो वो भी इस हिस्से के अंदर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमिडिटी में अपना रोल प्ले करता है. अगली हेडिंग जो इन्होंने दी है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट में जो बॉडी चेस्ट कैविटी के अंदर चेंजेस नजर आती हैं, स्वेल करती है, साइज कम होता है, डायफ्राम का क्या इम्पैक्ट होता है, 12 to 20 टाइम पर मिनट हम ब्रीथ ले रहे होते हैं, उस पर पोजीशन क्या होती है, तो उसको यहाँ डिटेल में बताया है. सबसे पहले जो हेडिंग है वो है इनहेलेशन. इनहेलेशन द टेकिंग इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर अप टू एल्वेलाई. सांस के अंदर लेने के प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है. इनहेल करना भी कह सकते हैं. फिर एक्सहेलेशन वो उसका ऑपोजिट प्रोसेस हो गया जिसमें हम गैस को बाहर निकालते हैं. गिवन आउट ऑफ एयर फ्रॉम एल्वेलाई टू एटमॉस्फेयर, ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है. अब यहां पर जो मैंने अभी जैसे बात कही कि बॉडी 12 to 20 टाइम ब्रीथ इन आउट कर रही होती है, गैसियस एक्सचेंज कर रही होती है, तो उसमें जो चेस्ट कैविटी में चेंजेस नजर आती हैं वो जरा हम देखें. तो यहां एक्सहेल के प्रोसेस को पहले अगर हम फोकस करें तो ये जो डायाफ्राम मसल्स है जो पीछे भी हम बनाकर आए थे, ये ऊपर की तरफ उठ रहा होता है रिलैक्स होकर. जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे आ जाता है. तो रिलैक्स होकर जब ऊपर उठता है तो इसने लंग्स को प्रेस करना होता है. जब लंग्स प्रेस होते हैं तो दबने की वजह से हवा बाहर निकलती है और रिब्स के बिटवीन जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं दोनों साइड्स पर, रिब्स के बाहर की तरफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और अंदर की तरफ इंटरनल होते हैं, और ये दोनों वाइस वर्सा काम करते हैं. बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अंदर वाले रिलैक्स होंगे और अंदर वाले कॉन्ट्रैक्ट पर बाहर वाले रिलैक्स होते हैं. तो यहां इन्होंने देखें चेस्ट कैविटी के साइज को रिड्यूस दिखाया है. ये अगर हम बात करें चेस्ट कैविटी की एज कंपेयर टू दिस डायग्राम, तो यहां चेस्ट कैविटी रिड्यूस नजर आ रही है ब्रीथ आउट होने पर, एक्सहेल करने पर. और उसको अपोजिट देखें तो ब्रीथ इन होने पर चेस्ट कैविटी बढ़ रही है और डायफ्राम नीचे की तरफ गया है. ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको. अब यहां देखें जो मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन है उसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में नेगेटिव प्रेशर की बात हो रही है. इसको जरा गौर से देखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आता है लिखने के लिए कि नेगेटिव प्रेशर क्या होता है. मैं रीड करके बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा. द प्रेशर ऑफ द लंग्स चेंज व्हेन वी ब्रीथ इन एंड आउट. जब हम ब्रीथ इन कर रहे होते हैं तो हवा का दबाव बढ़ जाता है उसके अंदर, लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो लंग्स पर डायफ्राम के प्रेशर की वजह से निकालते हैं. तो वो कहता है दोनों सूरतों में डिफरेंट प्रेशर होता है लंग्स पर, जब ब्रीथ इन हो रहा हो या बॉडी आउट कर रही हो गैसेस को. सो द एसेंशियली इट इज इन द इंस्पायरेशन, पहले इंस्पायरेशन ब्रीथ इन की बात हो रही है, देयर इज अ फॉल इन गैसियस टेंशन. जब इंस्पायरेशन हवा अंदर आ रही होती है तो जो गैस का टेंशन होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो रहा होता है. ऑफ द एल्वुलर सैक विच फॉल व्हेन द एयर लाउंचेस इन द लंग्स. जब हवा बाहर से अंदर आती है तो उस जो एल्वुलाई की वॉल्स होती हैं उनके ऊपर प्रेशर लेस होना शुरू हो जाता है, उस पर टेंशन जो होती है वो कम होने लग जाती है. इन एक्सपायरेशन द प्रेशर ऑफ एल्वुलाइज इज एक्सीड. जब हवा बाहर निकलती है तो क्योंकि हमने डायफ्राम का प्रेशर लगाया हुआ होता है उसके ऊपर, तो एल्वुलाई के ऊपर प्रेशर लगता है, वो दब रहे होते हैं ताकि हवा बाहर निकल जाए.
और जब हवा अंदर आती है तो बाहर की तरफ की गैसेस का प्रेशर जब एल्वियोलाई पे पड़ता है तो उस पे जो अंदर का टेंशन था वो कम होना शुरू हो जाता है। बात समझ आ रही है ना? जैसे हम ये देखें कि जब ये एल्वियोलाई सपोज इस साइज की थी और जब इसमें इधर से प्रेशर लगा हुआ था मसल्स का, तो इसकी दीवारों पे टेंशन थी कि हवा बाहर निकले। जब हवा बाहर निकलने पर देखें तो दीवारों पे टेंशन ज्यादा है, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा कि प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, और जब इंस्पायरेशन हो रहा होगा तो ये हवा अंदर आने पर ये हवा दीवारों पे प्रेशर लगा रही होगी, तो जो पिछला प्रेशर है ये वाला वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो ब्रीथ इन जो है वो दरअसल प्रेशर को कम कर रहा है, एल्वियोलाई के ऊपर जो प्रेशर है अंदर का जो डायफ्राम का लगाया हुआ प्रेशर है। The pressure of alveoli is exceed than the atmospheric pressure. The air is goes out from the lungs. This type of breathing mechanism is called the negative pressure, which is the decreased pressure in the region of the thoracic cavity in relation to external atmospheric pressure. ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये वाली डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो गया होगा। तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट पे जो प्रेशर लग रहा होता है उसकी बात हो रही है। अच्छा जी, अब जो चेस्ट कैविटी में चेंजेस आ रही होती हैं, इंटर और एक्सटर्नल कॉस्टल मसल्स में, डायफ्राम में चेंजेस आ रही होती हैं, उसको यहां इन्होंने इंस्पायरेशन पर पहले लिया है। जैसे ही इंस्पायरेशन होगी, देखिए याद रखिएगा हवा अंदर आने की बात हो रही है, तो डायफ्राम तो नीचे की तरफ चला जाएगा। और इंटरकॉस्टल मसल्स में क्या होगा, जरा यहां देखें, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीजिंग। जब हवा अंदर आ रही है तो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम रेज हो रहा है, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब याद रखिएगा जब ब्रीथ इन हो रहा है तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो पसलियों के बाहर की तरफ के मसल्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और उसके ओपोजिट वाले इंटरनल वाले रिलैक्स हुए होंगे। एंड डायफ्राम एंड इंटरनल कॉस्टल मसल्स आर रिलैक्स। डायफ्राम और इंटरनल कॉस्टल मसल्स एक साथ काम करते हैं, और इंटरनल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो बाहर वाले रिलैक्स हो रहे होंगे, बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इंटरनल रिलैक्स हो रहे होंगे। तो यहां देखें, ब्रीथ इन पर इसने कहा है कि जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो बाहर वाले मसल्स पसलियों के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अंदर वाले मसल्स रिलैक्स होते हैं, और डायफ्राम भी रिलैक्स होता है। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो नीचे चला जाएगा, और जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऐसे बेल शेप हो जाता है, तो वो एक्सपायरेशन में हो रहा होगा। दोबारा क्लियर कर लें कॉन्सेप्ट को कि जो रिब्स के बिटवीन मसल्स होते हैं, ऊपर वाले और अंदर वाले मसल्स, बाहर वाले एक्सटर्नल हैं, अंदर वाले इंटरनल हैं। जब ब्रीथ इन होता है तो एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इंटरनल मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, और डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा। डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है और इंटरनल मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, और एक्सटर्नल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। किसमें? इंस्पायरेशन में। और इसी का ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगा एक्सपायरेशन में। क्या होगा एक्सपायरेशन में? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंटरनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और एक्सटर्नल मसल्स रिलैक्स होंगे। तो इस तरह से चेस्ट कैविटी का एक्सपायरेशन में साइज कम हो जाएगा, इंस्पायरेशन में साइज बढ़ जाएगा। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं कि लंग में कैपेसिटी कितनी है। लंग्स की कैपेसिटी पर यहां हमने एक ग्राफ भी दिया है, ये वाला। ये जो ग्राफ गिवन है, इस पे मैं आपको बता दूं कि हम लंग्स की जब कैपेसिटी की बात करते हैं इस तरह से, तो हम देखते हैं कि ये यहां सपोज 0 से शुरू होता है और 5000 cm³ या 5 dm³ या 5 लीटर इतनी गैस अंदर आ सकती है। अब जो गैस अंदर आती है, यानी कि लंग्स की कैपेसिटी इतनी है 5 लीटर या 5 dm³ की,
लेकिन इसमें जो ब्रीथ इन एंड आउट हम डेली बेसिस पे करते हैं वो ये वाला एरिया है, और वो अराउंड शुरू होता है 3000 से 3500, यानी कि हाफ डीएम क्यूब या 500 सीएम क्यूब हम ब्रीथ नॉर्मली इन एंड आउट कर रहे होते हैं, और उसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। जो नॉर्मली ब्रीथ इन एंड आउट होता है इसको टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है नॉर्मल ब्रीथ पर, ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है। लेकिन जब हम जानते हैं कि कभी सांस बड़ा भी लिया जाता है, लॉन्ग ब्रीथ भी किया जाता है, तो जो सांस बड़ा लिया जाता है, लॉन्ग ब्रीथ किया जाता है, उसकी अगर बात की जाए तो उसको इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। और इसी तरह लॉन्ग अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम हो जाता है, जो ये है लॉन्ग ब्रीथ इन एंड लॉन्ग ब्रीथ आउट। यह है एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम, यह है इंस्पायर्ड। हवा जब लॉन्ग बड़ा सांस अंदर लेते हैं तो इतना लेते हैं, जिसको हम इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कह रहे हैं, और लॉन्ग ब्रीथ आउट कर रहे होते हैं तो वो एक्सपायर्ड होता है। जो नॉर्मल ब्रीथ चल रहा होता है वो ये वाला है, और वो टाइडल वॉल्यूम। तो तीन चीजें हो गई, एक्सपायर्ड, टाइडल और इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन एक आखिरी का वो हिस्सा होता है जिसको हम अपने चाहने के बावजूद भी नहीं निकाल सकते, वो रेजिड्यू कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो चार चीजें हो गई, नंबर 1 रेजिडुअल, नंबर 2 एक्सपायर्ड रिजर्व, नंबर 3 टाइडल, नंबर 4 इंस्पायर्ड रिजर्व। इस टोटल को मिलाकर टोटल कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम कहा जाता है। लेकिन वो कैपेसिटी जो विल में है, नॉर्मल भी और ज्यादा लेने और ज्यादा बाहर निकालने पर भी, उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। दोबारा क्लियर कर लें कि जब नॉर्मल ब्रीथ की बात करते हैं तो उसके अंदर, या पहले इस तरह देख लें कि जो टोटल लंग्स की कैपेसिटी है वो 500 सीएम क्यूब, 5000 सीएम क्यूब या 5 डीएम क्यूब या 5 लीटर जिसको भी कहा जा सकता है। तो उसमें जो हम नॉर्मल सांस ले रहे होते हैं वो हाफ लीटर 500 सीएम क्यूब ले रहे होते हैं, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, टीडी टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। लेकिन हम कभी कभी बड़ा सांस अंदर ले भी लेते हैं, जोर से अंदर खींचे तो ज्यादा हवा अंदर आ जाती है। वो जो ज्यादा हवा अंदर आती है वो नॉर्मल नहीं है, वो रिजर्व वॉल्यूम है, और इन हुआ है तो इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होगा, तो वो ये वाला हो जाएगा। और इसी तरह हम नॉर्मल सांस निकालने के अलावा भी सांस बाहर निकाल सकते हैं ज्यादा प्रेशर देके, वो एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो ये इंस्पायर्ड, एक्सपायर्ड और जो टाइडल वॉल्यूम है, इसको मिलाकर वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन एक आखिरी का वो हिस्सा भी होता है जो अपने विल के बाद भी खाली नहीं कर सकते, उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है। तो वो भी टोटल कैपेसिटी में तो काउंट होगा। तो टोटल में चार चीजें आ जाएंगी, रेजिडुअल, इंस्पायर्ड रिजर्व, वाइटल टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायर्ड रिजर्व। ठीक हो गया, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक दफा दोबारा देख लीजिएगा इसको बुक से, अगर ना समझ में आए तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद फिर कंट्रोलिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथ की बात हो रही है, उसको फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक के चैप्टर नंबर 14 के जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन ह्यूमन। हम जानते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज सिस्टम है, स्पेशली ह्यूमन की बॉडी की बात करें तो उसके अंदर हमें जो गैसेस को एक्सचेंज करना है उसमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेना है और बॉडी में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। ह्यूमन बॉडी क्योंकि एक मल्टी सेलुलर बॉडी है और लंग्स एक पर्टिकुलर एरिया चेस्ट कैविटी में सिचुएटेड हैं, तो वहां से जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट होगी वो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत होती है जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें पता है ब्लड मौजूद है, उस ब्लड के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, और स्पेशली जब हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं वो और उसके अलावा भी प्लाज्मा का जो पार्ट है वो गैसियस एक्सचेंज में हमें हेल्प कर रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है उसमें पहले जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का हम जिक्र करेंगे, उसमें हम जानते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन दो चीजों की कॉम्बिनेशन पर बना है, हीम जो है वो आयरन ग्रुप है और ग्लोबिन प्रोटीन है।
ये इस तरह से कॉइल अप हुए हुए हैं कि एक टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का बन जाता है और ये ग्लोब्यूलर फॉर्म के अंदर आ जाता है और इसके अंदर ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, जिसके साथ हम इसके नेम को भी चेंज कर देते हैं, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। जब ये ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। लेकिन ये प्रोसेस होता किस तरह से है, कहाँ पर है, इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर के साथ जो फिगर गिवन है। ये देखें, ये जो आपके पास स्क्रीन पर रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं इनको इस तरह से एक वेसल्स के अंदर कर दूं, ये खून की नाली है जिसके अंदर ये रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं और इसके पीछे ये वो एल्वुलर वॉल है जिससे ये टच होकर गुजरते हैं। तो हम जानते हैं कि बाहर से आने वाली हवा जो है उस एयर के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 21 होती है। ये 21% की ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूज करती है इनके अंदर। डिफ्यूजन मैकेनिज्म हमें पता है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है और जो बाहर से एल्विलाय में एटमॉस्फेरिक एयर आई है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। जब ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर होती है तो यहाँ पर मौजूद जो सेल्स हैं इसके अंदर, जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो केमिकल मौजूद है उसको हीमोग्लोबिन अभी हमने डिस्कस किया। मैं ऊपर दिखाता हूँ कि एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या 8 एटम को बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है। उसके पास ये एबिलिटी है कि वो बाइंड कर सकता है। तो इक्वेशन क्या बनती है ऊपर देखते हैं। ये देखें, आपके पास स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जब हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो लंग्स में बाहर से आई है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। मीन के एक ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है इस तरह से। तो एटम की बात करें तो 8 हो जाएंगे। तो अराउंड 97% तक ऑक्सीजन जो है वो dispersed by the red blood cells and the remaining 3% of oxygen get dissolved by the transport of plasma। तो जो ज्यादातर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है और जो प्लाज्मा का वाटर है उसमें जो गैप होता है उसमें भी ऑक्सीजन कुछ 3% के करीब जो है डिजोल्व होकर बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब रेड ब्लड सेल्स का काम जाते हुए लंग्स के पास से ऑक्सीजन को लेके जाना है। जब वो टिश्यूज तक पहुंचते हैं तो वहां पर मायोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन जो रेड ब्लड सेल से कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस पे टूटती है वो मायोग्लोबिन बाइंड कर लेता है। जो हमारा रेड मीट है उसमें जो रेड इफेक्ट होता है वो मायोग्लोबिन की वजह से होता है और उसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो मोर स्ट्रॉन्ग है देन द हीमोग्लोबिन, तो वो उस पर बाइंड कर लेता है। अब ये रेड ब्लड सेल्स खाली हो गए। ये जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल थी इसने लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रैप किया था और टिश्यूज पे जाके ड्रॉप कर दिया। अब ये जो खाली हुई हुई रेड ब्लड सेल्स की फॉर्म है ये वहां से आते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके लेकर आएगी। तो यहां पर देखें इन्होंने शो किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए बाइकार्बोनेट की फॉर्म के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट होगी टिश्यू से लंग्स तक और उसकी डिफरेंट वेज हैं। इसमें 3 चीजें हमें नजर आती हैं। एक प्लाज्मा का जो वाटर है उसमें डिजोल्व होने की सलाहियत है, दूसरा रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो भी बाइंड करके लेकर आता है और तीसरा रेड ब्लड सेल्स का अपना जो वाटर होता है वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस के अंदर जो है कार्बोनिक एसिड बनाता है और फिर उसके बाद HCO3 में कन्वर्जन हो जाती है। इक्वेशन से अभी समझते हैं, पहले देख लेते हैं ऊपर। अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC's वाटर। रेड ब्लड सेल के अंदर हमने देखा कि ये हीमोग्लोबिन है और ये जो सराउंडिंग है इसकी ये इसका साइटोप्लाज्मिक वाटर है। तो इसमें 70% इस एरिया से 70% ट्रांसपोर्ट होती है। फिर रिमेनिंग जो है 20% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बंध कर आती है
तो रेड ब्लड सेल्स टोटल अगर हम बात करें तो 90% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स का वाटर 70% और रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन 20%, और जो रिमेनिंग 10% होगा वो प्लाज्मा का जो वाटर है वो बाइंड करके लेकर आता है। अब वाटर के साथ किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है, तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, ये दोनों स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर एंजाइम इनके ऊपर एक्ट करता है तो इनकी स्टेबिलिटी को वो डिसेबल करता है, जिसके बाद ये आपस में बाइंड होकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड फिर इसी एंजाइम की प्रेजेंस में HCO3 माइनस और H प्लस ये इस केमिकल में कन्वर्ट होता है। अब जो माइनस है वो किसी दूसरे प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो पोटाशियम को या सोडियम को अट्रैक्ट करके ये इस केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होकर आती है साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसीज में या प्लाज्मा में, वो इस केमिकल की बाइंडिंग पर आती है। फिर हम बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो है वो 20% तक कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये Hb के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है तो ये केमिकल बनाती है, और उसमें हम इस केमिकल को देखें तो ये भी जब लंग्स तक पहुंचता है तो वापस ब्रेक हो जाता है और पानी अलग, या अगर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन में से जो हीमोग्लोबिन का पार्ट है वो अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है उससे। अच्छा, इसमें जो है हम बात करते हैं कि डिसोसिएशन कर्व बनता है, ये कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन वाली पोजीशन पे जाता है। अब हम इस पैरा को रीड करते हैं, देखें इसमें भी यही बात की, अप्रोक्सीमेटली 20% कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स टू फॉर्म कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस कंपाउंड इज dissociated into carbon dioxide and Hb and carbon dioxide move into the alveoli। जब ये केमिकल टिश्यूज से मूव करता हुआ लंग्स तक पहुंचेगा तो वहां जाकर इसमें ये ब्रेकिंग हो जाएगी, डिसोसिएट होगा वापस इसका हीमोग्लोबिन अलहदा और कार्बन डाइऑक्साइड अलहदा। अब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एल्वुलाई के पास ज्यादा हो जाएगी। सपोज कि हम ये इसको एल्वुलाई कंसीडर कर रहे हैं और ये ऊपर से गुजरती हुई वेसल है, यहां से अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये हीमोग्लोबिन आता है और इसमें डिसोसिएशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर इधर आती है, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें परसेंटेज 0.04 है और यहाँ परसेंटेज ज्यादा होती है जहां से ये आ रहा है, तो ये निकल कर इस तरह से इसमें आउट हो जाता है। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, रेड ब्लड सेल्स एम्प्टी हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन को पकड़कर लंग्स से टिश्यूज की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो यहाँ यही बात इसने शो की है, मूव इनटू द एल्वेलाई व्हिच इज लेटर ब्रॉड इनटू द लंग्स वेयर इज द कंसंट्रेशन इज लो बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज हाई इन एल्वेलाई, सो द डिसोसिएशन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल। अच्छा, दूसरी बात भी इसने कर दी कि जब ये रेड ब्लड सेल्स यहाँ से आते हैं तो परसेंटेज उस तरह की ज्यादा तो नहीं है जिस तरह सराउंडिंग में 21% ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या 0.04% है एल्वुलाई में और यहाँ पर 1% भी हो तो भी बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है तो वो भी इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिसे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में ले रहे हैं जो इन्होंने ऊपर शो किया, which is later brought into the lung, the water where is the concentration is lower but the partial pressure of oxygen is high। ये जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है ये हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। और रिमेनिंग 10% की हमने बात की थी, तो वो जो प्लाज्मा का वाटर है उसके साथ यही वाला रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का और फिर H2CO3 बनने में ये वाला प्रोसेस रिमेनिंग 10% का प्लाज्मा वाटर करता है। अच्छा जी, ये वाली बात जो मैंने मायोग्लोबिन की थी इसको भी एक दफा रीड कर लेते हैं। ये जो हमारे मसल्स के अंदर रेड इफेक्ट नजर आता है ये मायोग्लोबिन की वजह से है। ये भी एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है लेकिन इसमें सिंगल चेन मौजूद होती है। रीड करते हैं, मायोग्लोबिन इज अ सिंगल चेन ग्लोब्यूलर प्रोटीन एंड स्मॉलर देन हीमोग्लोबिन। इट इज फाउंड इन मसल्स एंड bind with oxygen more tightly than the hemoglobin. It also consists of a heme group, an iron containing organic compound, and one heme bind one molecule of oxygen। तो यहाँ ऑक्सीजन की बाइंडिंग की जो कैपेसिटी है वो कम है
एज कम्पेयर टू हीमोग्लोबिन, क्योंकि वहां 8 ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में या 4 मॉलिक्यूल की फॉर्म में बाइंड हो रहे थे, तो यहाँ सिर्फ 1 मॉलिक्यूल बाइंड होगा। अच्छा देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीम की जब हम बात कर रहे थे आयरन, तो अब यहाँ देखें इन्होंने क्लियर किया है कि आयरन ट्रू फॉर्म में आयरन नहीं है, बल्कि आयरन के साथ वहां अदर ऑर्गेनिक केमिकल भी मौजूद होता है। तो वो जो हीम ग्रुप है वो प्योर आयरन नहीं है, उसके साथ ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट लगा है, और दूसरा उसके साथ जो ग्लोबिन है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और वो जो है उसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन का मिक्स होने पर वो कॉइल अप हो जाती हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसमें फिर ऑक्सीजन बाइंड करने की ज्यादा होती है कैपेसिटी। नेक्स्ट टॉपिक साइनस है। साइनसिस हम जानते हैं एक एयर स्पेस को या कैविटी को कहा जाता है, एयर फिल्ड कैविटी, होलो एरिया को साइनस कहते हैं। और ह्यूमन का जो जो फेस एरिया है, फ्रंटल पार्ट है, उसमें अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप के साइनसेस मौजूद हैं। यहाँ इन्होंने 4 पेयर ऑफ नेजल कैविटी या नेजल साइनस की बात की है। इसके अंदर देखें, सबसे पहले जो आईब्रो के ऊपर वाला पार्ट है, दोनों साइड्स पर हमें नजर आ रहा है, उसे फ्रंटल साइनस कहा जाता है, और उसमें देखें स्पेस कम है, लेकिन बहरहाल एक एयर स्पेस उसमें मौजूद है। सेकंड नंबर पर हम देखें तो मैक्सिलरी साइनस, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, और वो दोनों चीक्स के ऊपर नजर आ रहा है हमें, और उसमें गैप ज्यादा होता है। थर्ड नंबर पर इथेमॉइड साइनस की बात करें तो ये दोनों आई के साइड्स में जो जो नेजल बोन है उसके साइड्स में मौजूद ये खाली कैविटी है, और ये थोड़े से कम स्पेसेस है। और उसके बाद स्फेनॉइड साइनस है, वो हम जानते हैं नेजल बोन के दोनों साइड्स के अंदर मौजूद है, तो ये एयर फिल्ड कैपेसिटी है, और इसकी वजह से बॉडी बैलेंस में भी रहती है, और सम टाइम अगर इसके अंदर कोई डिसऑर्डर आ जाता है तो साइनोसाइटस उस डिसऑर्डर को कहा जाता है, और उसके अंदर फिर वो बॉडी के बैलेंस को भी आउट करता है, और फिर उसके अलावा से एलर्जी और अदर इफेक्ट्स भी लिखे हैं, इसको भी रीड कर ले। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसमें साइनोसाइटिस की जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जो ऊपर साइनस एरियाज थे, इनके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस वाले इफेक्ट को इसने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर लिया है। और उसके बाद फिर नेजल कैविटी के बैक एरिया पे, जिसके अंदर फेरिंग्स और फिर लैरिंग्स, ट्रैकिया वगैरह लंग्स तक जाता है, उसको लोअर रेस्पिरेटरी, अगर उसमें प्रॉब्लम आए तो लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम साइनसाइटिस की बात करें तो इसने शो किया है कि इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस which are filled with air normally, but in the sinusitis condition these sinuses are filled with fluid. Due to this is may the harbor pathogenesis। अब क्योंकि वो उसमें लिक्विड, नेजल कैविटी में म्यूकस सिक्रेटरी गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से एक नॉर्मल सिक्रीशन हो रही होती है, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर ये लिक्विड सिक्रीशन बढ़ने की वजह से इन गैप्स के अंदर ये जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें वजह जो है, जो रीजन है इस इफेक्ट के, उसमें कॉमन कोल्ड हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें स्वेलिंग इन द लाइनिंग ऑफ नोज, राइनो नोज को कहा जाता है, तो वो नोज में एलर्जी की वजह से स्वेलन इफेक्ट आने लग जाता है। फिर नेजल पॉलिप्स की बात हो रही है ना, जो लाइनिंग है उसके अंदर एक्स्ट्रा स्मॉल टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है, उसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। नेजल सेप्टम कहते हैं, दोनों जो पोर है नाक के, उनके दरमियान वाली जो वॉल होती है, जो दोनों नाक के सुराखों को अलहदा करती है, उसे सेप्टम, नेजल सेप्टम वॉल कहा जाता है। वो फिजिकली डेविएशन ऑफ नोज इन्वॉल्विंग अ डिसलोकेशन ऑफ नेजल सेप्टम, अगर वो डिस्टर्ब हुई भी होती है तो उसकी वजह से भी वो बोन समटाइम बढ़ना भी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये इफेक्ट आता है, और इससे जो बैलेंसिंग इफेक्ट है बॉडी का वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इसने मेन सिम्टम्स में तो लिखा है कि हेडेक है, फीवर है, कंजेशन हो रही होगी, और उसके अलावा कफ है, टूथ पेन भी समटाइम हो सकता है, कान का दर्द भी लिखा है, आय भी पेन कर रही होती हैं, और फटीक मसल्स भी पेन करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लिक्विड सिक्रीशन बढ़ रही होती है, इसको बॉडी जो है वो अंदर स्वेल कर रही होती है, और उसकी वजह से। अच्छा, फिर इसमें इसने लिखा है कि इसको किसी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है बाय टेकिंग स्टीम और नॉर्मल सेलाइन, और इस तरह के स्प्रे वगैरह जो है वो लेकर भी इस प्रॉब्लम को
ओवरकम किया जा सकता है। ऑटिटाइटिस एक टॉपिक है अगला जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। ये एक ट्यूब है जो मिडिल एयर से होती हुई गले के अंदर ओपन हो रही होती है, और अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए, जिस यूस्टिशियन ट्यूब की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उस डिजीज को जो है वो ऑटिटिस कहा जाता है, ऑटिटिस मीडिया। और उसके अंदर फिर जो है स्वेलिंग इफेक्ट भी आ रहा होता है और सॉर थ्रॉट भी हो रही होती है, और साथ साथ बॉडी का बैलेंस भी आउट करती है, क्योंकि वो बॉडी को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। तो वो जो ट्यूब है जो मिडिल एयर से होती हुई नेक, तो जो थ्रॉट का एरिया है गले के, उस हिस्से के अंदर ओपन हो रही होती है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ऑटिटिस मीडिया कहा जाता है। और उसमें जो इसने सिम्टम्स लिए हैं उसके अंदर फीवर है, और अनबैलेंसिंग हेयरिंग प्रॉब्लम, अनयूजुअल इरिटेबिलिटी एंड एयर पेन जो कॉमन देखे गए हैं प्रॉब्लम इस डिसऑर्डर के अंदर, उसको यहाँ शो किया है। फिर इसमें इसने शो किया है कि अगर हम उसमें कॉमन एंटीबायोटिक लेते हैं तो उससे बहुत हद तक जो है कवर हो जाता है। फिर उसके बाद जो कॉमन लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है उसमें नमोनिया कॉमन है, जो एक लंग्स को मुतासर करता है। ये देखें, इसने नॉर्मल लंग्स और एबनॉर्मल नमोनिया से इन्फेक्टेड लंग्स। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये अगर खासतौर पर बच्चों के अंदर कॉमनली देखा गया है, उसके अंदर जो एल्विलाए हैं वो फिल होना शुरू हो जाती हैं उस सिक्रीशन से, जो बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हो जाती है। यहाँ शायद उस बैक्टीरिया का नेम भी लिखा हो, स्ट्रिप्टोकोकस नमोनियाए करके नेम था। यहाँ पता नहीं, नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल हमें जो कॉमनली नजर आता है वो दो ही कॉजेज हैं, या तो बॉडी जो है वो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हुई भी हो या वायरस से भी समटाइम देखा गया है, और दोनों के सिम्टम सेम ही हैं, जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, हेडेक हो रहा होता है, मसल्स पेन कर रहे होते हैं, फीवर हो जाता है, वीकनेस फील हो रही होती है। तो ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों के अंदर ये इन्फेक्शन देखे गए हैं। और क्योंकि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है जिसकी वजह से सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो वो मटेरियल जो है सिक्रीशन वाला वो नीचे की तरफ जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो लंग्स की एल्विलर जो डक्ट्स हैं उससे गुजरता हुआ एल्विलाय में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। और हमें पता है कि एल्विलाय ही मेन एरिया है जहां एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस का, तो वो इस लिक्विड के एक्यूमुलेशन पर एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता। तो इसको जो है वो फिर नॉर्मली डिफरेंट मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। ये इसने डायग्राम से शो किया है, नॉर्मल ब्रोंकाई और फिल्ड विद लिक्विड जो फ्लूइड है उसकी वजह से। अच्छा, अगर दोनों लंग्स इफेक्टेड हो जाए तो फिर उससे डबल नमोनिया कहा जाता है। नॉर्मली एक लंग अगर इन्फेक्टेड है तो कॉमन नॉर्मल नमोनिया कहा जाता है, और बच्चों में खासतौर पर इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से बोथ लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। फिर उसके लिए उनको निम्बुलाइज करने की जरूरत होती है, लिक्विड को जो अंदर एक्यूमुलेशन हुई हुई है उसको सक करके आउट करना होता है। तो ये सिवियर हो जाता है और काफी अमवात भी इससे देखी गई है। इसके बाद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जिसे कहा जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट अब अवेलेबल है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम मेडिसिन जो है वो यूज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो हाइड हो जाते हैं सेल्स के अंदर भी। तो एक लॉन्ग अरसे तक जो है वो लंबे टाइम तक 6 महीने तक अप्रोक्सीमेटली मेडिसिन लेनी होती है, तो फिर जाकर ये डिजीज जो है वो ठीक होती है। इसमें भी ट्यूबरक्लोसिस में भी अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो कफिंग है वो बढ़ते बढ़ते जो है वो बलगम में खून आने की कैफियत पर ले जाती है। शाम में फीवर हो जाता है, सुबह ठीक हो जाता है, चेस्ट पेन जो है वो बढ़ना शुरू होता है, बॉडी वेट गेन नहीं कर रही होती, वेट लूज हो रहा होता है। तो ये इसके जो अर्लियर सिम्टम है वो हैं, और फिर उसके बाद ये खुदा न खास्ता अगर बढ़ जाए तो बोन्स तक भी चला जाता है। ये ट्यूबरक्लोसिस जो है बोन्स तक या बच्चों में लिम्फेटिक नोड्स तक भी जाने को देखा गया है। तो अगर ये यहीं क्योर हो जाए तो अच्छा होता है, अदरवाइज इसको फिर मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। इसके बाद जो डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा हम जानते हैं कि लंग्स की जो एल्वियुलर वॉल है उनके ऊपर इस तरह के इलास्टिक बैंड्स लगे हुए होते हैं, जो इसको जब हवा अंदर आती है तो स्वेल हो जाते हैं, तो वापस इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद नॉर्मल साइज में लेकर आते हैं। अब अगर ये इलास्टिक बैंड टूट जाते हैं तो एल्वियोलाई का
स्वेल होना और वापस नॉर्मल अपनी पोजीशन पर आना वो मुतासिर हो जाता है। और ये ज्यादातर देखा गया है कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि स्मोकिंग में रिटेंट पार्टिकल्स अंदर जा रहे होते हैं, उसकी वजह से कफ का मैकेनिज्म बढ़ जाता है और कफिंग की वजह से ये बार बार खांसने का इफेक्ट इलास्टिक बैंड्स को ब्रेक कर देता है। और ये क्योंकि एक कॉरोनिक डिसऑर्डर है, अगर बैंड्स ब्रेक हो चुके हैं तो फिर ठीक नहीं होते, इनकी रिपेयरिंग एबिलिटी नहीं है बॉडी में। इसके सिम्टम्स में भी शो किया है कि इसने has the respiratory infection such as the cold and flu, and the severe condition the patient complain the weakness and the lower body muscles and weight loss, तो उसका इफेक्ट भी देखा गया है। इसके बाद मेरा ख्याल है लास्ट है, सेकंड लास्ट है। अच्छा जी, चौथे नंबर पर जो है वो है लंग कैंसर। और लंग कैंसर, हम कैंसर की अगर बात करें तो ये एक एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है जो डिफरेंट वजूहात पर देखी गई है। कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर फैमिली वाइज मुंतकिल होता है, कहीं म्यूटाजेनिक केमिकल्स होते हैं, कहीं रेडिएशन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है। तो यहाँ पर इसने लिखा है कि 80% जो लंग कैंसर है उसके पीछे कॉज स्मोकिंग है। और कैंसर में हम जानते हैं एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है, सेल बेतरतीब होकर ट्यूमर की फॉर्म में, गुच्छे की सूरत में बनना शुरू हो जाते हैं। और वो जो जो ट्यूमर होते हैं वो फिर समटाइम डिस्पर्स भी होते हैं मेटास्टेसिस की फॉर्म में, और वो डिफरेंट एरियाज तक कैंसर को ले जाने के जिम्मेदार भी होते हैं। तो यहाँ पर 80% तक इसने जो वजह लिखी है लंग कैंसर की, वो स्मोकिंग को ही लिया है। तो उसके अंदर फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, परसिस्टेंट ब्रीथलेसनेस इफेक्ट आता है, मसल्स अंदर टूटना शुरू हो जाते हैं, पेन का अपना एक इफेक्ट है। तो उसके अंदर फिर जो है वो समटाइम जो है रेडियोथेरेपी की नीड होती है, समटाइम उसके अंदर जो है वो टारगेटेड थेरेपी रिक्वायर्ड होती है, सर्जिकल मैनर में उन पार्ट्स काट के निकाला जाता है जो इन्फेक्टेड होते हैं। डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज पर पहुंचा हुआ है, तो फिर स्टेजेस देख के उस तरह की ट्रीटमेंट ली जाती है, कहीं कीमोथेरेपी तो कहीं रेडियो और कहीं जो है वो सर्जरी या ऑपरेट की तरफ जाया जाता है। लास्ट टॉपिक है इसमें, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ अभी हमने ऊपर कैंसर का कॉज तो देखा ही है, उसके अलावा जो इसमें टार निकलता है, हम जानते हैं कि टोबैको को जब सिगरेट की फॉर्म में बर्न किया जाता है तो उसके अंदर निकोटीन के अलावा भी कार्बन मोनो, कार्बन डाई गैसेस, फिर इरिटेंट पार्टिकल और टार भी मौजूद होता है। तो ये जो जो केमिकल्स हैं ये बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम कॉज कर रहे होते हैं, खासतौर पर लंग्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक के हवाले से हैं। तो इसमें स्मोकिंग का यही इसने लिया है, द इफेक्ट ऑफ टोबैको स्मोकिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द larynx and tracheal passage irritation. Tobacco smoke may cause the swelling in the air passage that produce the mucus which can block the airway, और फिर वो एस्थमा वाला इफेक्ट भी आ जाता है। दिस कॉज द लंग इन्फेक्शन एंड मे डैमेज द एल्वेलाई। ये लास्ट टॉपिक था जो हमने यहाँ कंप्लीट किया इस चैप्टर का। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर नई क्लास में न्यू चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।